बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 रुकनी लार्जर बेंच रिपोर्टर्स का आपके सामने हाजिर है और बड़ा स्पेशल थैंक्स टू हमारे सीनियर मिस्टर मतीउल्लाह जान साहब, मुशारत राजा साहब उनके साथ हैं, सुहेल रशीद साहब हैं, वसीम मलिक हैं, मैं तो आपके सामने होता ही हूँ। तो 4 रुकनी बेंच तो था ही। आज हमने मतीउल्लाह जान साहब को शामिल किया। कोई आईनी तशरीह का मामला है ये, आलिम जज के तौर पे क्योंकि आईनी तशरीह का मामला है, लार्जर बेंच है। तो मतीउल्लाह जान साहब से ही आगाज़ करते हैं और मैं पहला सवाल जो है ना मतीउल्लाह जान साहब से आईनी हकूक़ के ऊपर ही करूँगा। मतीउल्लाह जान साहब, मखसूस सिस्टम का केस आता है, अभी सिर्फ एक पार्टी का रिव्यू आता है और एक इख्तलाफी नोट कमेटी में आ जाता है कि जनाब ये आईनी इख्तियार है रिव्यू का, और रिव्यू अगर आप फिक्स नहीं कर रहे 15 दिन के अंदर तो पार्टी के हकूक़ मारे जा रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, तो इन्फ्रक्शस हो गया मामला, तो आईनी हकूक़ मुतासिर हो जाएंगे। आज मुनाल वाला केस हुआ था, इसमें जब फैसले को 1 महीना गुजरा तो मुनाल ने भी रिव्यू फाइल कर दिया था। अच्छा, उनका रिव्यू का आईनी जो हक है वो नहीं हुआ और आज कंटेम्प्ट में मुनाल को जो है ना एक तरह से रगड़ दिया गया। अब भले के निशान का मामला आता है, वो रिव्यू अरसे से पेंडिंग है, वहाँ आईनी हक नहीं होता, लेकिन इस केस में मखसूस नशिस्तों में सिर्फ आईनी हक है। तो ये क्योंकि आईनी बेंच है आज, आप उसके आलिम जज हैं, तो थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा कि आइन सिर्फ अपनी मनपसंद केसों की हद तक की लागू होता है या सब जगहों पे एक जैसा लगता है? देखें, थोड़े से फैक्ट्स डिफरेंट ज़रूर हैं इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे तो सब जगह एक जैसा ही है, एक जैसा ही होता है, मगर रिव्यू डालने वाले फैसला इंप्लीमेंट हो गया तो इफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे फैसला डंडे पे इंप्लीमेंट। अब आप काजी फायजीसा साहब ना बने ना अब आप जो है ना कागज का टुकड़ा देखना चाह रहा था। फैक्ट्स इसलिए डिफरेंट है कि एक नज़रसानी डाल के लोग अपनी रस्मी कार्रवाई करके ना तो भूल जाते हैं, वो कहते हैं बस हमारा काम हो गया। एक नज़रसानी डाल के लोग कहते हैं इसकी जल्दी सुनवाई भी हो, जिसमें मसाइल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने नज़रसानी दायर की थी वो उसमें मज़ीद दिलचस्पी भी रखते थे कि उनकी नज़रसानी सुनी जाए और उनके होटल का काम जारी रखा जाए, क्योंकि बज़ाहिर वो भी बहुत तंग आ चुके थे और मसाइल कुछ ऐसे दूसरे थे जो अदालत के कम से कम रिकॉर्ड पे नहीं है, जिसकी वजह से हमने सुना कि जो मनाल के मालिक हैं वो भी मुल्क छोड़ के चले गए हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो वो नज़रसानी में अपना इंटरेस्ट भी लूज़ कर चुके हैं, जिसकी वजह से अच्छा दूसरे इदारे ज़रूर नज़रसानी में कुछ आएंगे, क्योंकि उनके हवाले से भी ऑब्जर्वेशन है, वज़ारत दफ़ा है या दूसरे हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर नज़रसानी दायर होनी होती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और इदारे ने नज़रसानी दायर की है, क्योंकि जिन वज़ारत दफ़ा से नज़रसानी की तवक्को थी उस वज़ारत दफ़ा के एक जनरल साहब के बारे में तो काजी साहब ने भी आज कह दिया कि वो कागज़ दिखा के अदालत से दौड़ गए। वज़ारत दिफा ने खुद कहा वो एग्रीमेंट इलीगल था और वो फिर एग्रीमेंट पेश भी नहीं किया गया ना। तो देखिए, उसके इस सिर्फ इलीगल नहीं था, उसमें वो बहुत सारे मामला थे, क्योंकि वो इलीगल एग्रीमेंट अगर पेश हो जाता तो फिर बहुत सारे अफसरों का कोर्ट मार्शल भी हो सकता था कि आपने गैर कानूनी दस्तावेज़ के ऊपर कैसे एक मॉनेटरी फ़ायदा उठाने के लिए दस्तखत किए और फिर वो पैसे के ज़रिए उनकी रिकवरी भी होती, बड़े सीरियस उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। तो इसलिए कागज़ ही गायब कर दिया गया। तो खैर, ये नज़रसानी के हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं, हर नज़रसानी के मुनाल के डिफरेंट हैं, और जहाँ पे दूसरी नज़रसानी है मेरे ख़्याल में वो नज़रसानी इसलिए ज़्यादा इंसिस्ट उस पर किया गया कि इलेक्शन ये जो नून लीग है और वो जो जमातें थी वो पब्लिकली कह रही थी कि इसका फौरी तौर पे फ़ैसला होना चाहिए और पब्लिकली अपोज़ कर रही हैं इस फ़ैसले को, जबकि मुनाल वाले फ़ैसले को पब्लिकली किसी ने अपोज़ नहीं किया बशमूल मुनाल के लोगों ने, क्योंकि उनको पता था वो गलत हैं। उन्होंने पहाड़ियों पे गैर कानूनी तौर पे जो माल कमाया है उसकी भी वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिकवरी की, जितने भी किराए दिए गए हैं वो भी रिकवरी। ये तो शुक्र है कि जो उन्होंने माल कमा लिया होटल वालों ने, उसकी वापसी का हुक्म नहीं आया अदालत से, वरना तो जो होटल जो कारोबार चला करोड़ों रुपये अगर कमाए भी गए हैं, तो वो अगर इलीगल एग्रीमेंट था, इलीगल एक्टिविटी थी, तो कारोबार इलीगल था, तो उसका जो मुनाफा है वो भी रिकवरी गवर्नमेंट के ख़जाने में जानी चाहिए थी, लेकिन उस हद तक अदालत गई नहीं थी। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुख्तलिफ केस है, तो इसलिए दोनों को कंपेयर नज़रसानी के हवाले से नहीं किया जा सकता। एक और भी छोटा सा सवाल है, जब कोई भी फरीक या कोई भी बंदा अदालत में आके ये कहता है, ख़ासकर इमरान खान कहें या हामिद खान या शुएब शाहीन कहें कि यार हमारी फ़लाँ दरख्वास्त पेंडिंग है या फ़लाँ रिव्यू पेंडिंग है, तो कहा तो आप अर्ली हेयरिंग दे, आपको नहीं पता अदालतों में केस कैसे लगते हैं। अब मुस्लिम लीग नून ने आज तक कोई अर्ली हेयरिंग नहीं दी। देखें, असली बात तो ये है कि ये चौक में जो तकरीरें करें, अदालत में तो हमने अदालती तरीके से चलना नहीं, बात सही है,
असूली बात तो ये है कि ये जो अर्ली हियरिंग की बिद्दत है ना, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। भाई एक बंदे ने अगर अदालत में इंसाफ के लिए दरख्वास्त डाली है तो वो अर्ली हियरिंग के लिए मज़ीद क्यों दरख्वास्त डालें? आपको पता है यहाँ पे तो वकील बहाने ढूंढते हैं, हर दरख्वास्त डालने के साथ वो किराया भी मांगते हैं, पैसे भी मांगते हैं, मुंशी के भी पैसे होते हैं, फिर अखराजात भी होते हैं, और बंदा अर्ली हियरिंग डालने के लिए दूर दराज इलाकों से आता है। तो पहली बात तो यह है कि जब एक दरख्वास्त या अपील अदालत में आ गई है तो उसको अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त उस पर नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये जो पेंडेंसी है ना 58,000 केसेस की, ये इसलिए ख़त्म नहीं होती कि लोग और जजेस हमारे अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तों का इंतज़ार करते रहते हैं कि जिसकी आएगी उसको पहले सुन लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह मैं समझता हूँ ख़त्म होनी चाहिए। तो लेकिन दूसरी तरफ जो एक रवायत है, एक ट्रेडिशन है कि अर्ली हियरिंग, उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर होती है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मनाल वालों ने कोई इतनी दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की अर्ली हियरिंग की या रिव्यू में, तो शायद इसलिए भी उनको वो जो फौरी तौर पे उनका लगना शायद ज़रूरी नहीं था, ना समझा गया। मेरे ख्याल में फ़ैसले होने चाहिए, लेकिन जब पेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाए तो फिर कोई ना कोई बहाना या एक्सक्यूज़ जो है वो तो घड़ना ही पड़ता है अदलिया की तरफ से कि भाई ये नहीं हुआ, दरख्वास्त नहीं आई अर्ली हियरिंग की और ये सब कुछ। तो मैं नहीं समझता कि अर्ली हियरिंग ना डालना जो है एक वजह बन सकती है किसी की दरख्वास्त ना सुनने की। मेरे ख्याल में अर्ली हियरिंग के हवाले से मामला नज़रसानी की हद तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होता है आइन के मुताबिक उस पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। और नज़रसानी जो होती है वो सिर्फ उस वक्त लगनी चाहिए जिस वक्त वाकई कोई एरर फ्लोटिंग ऑन सरफेस हो। जब एरर फ्लोटिंग ऑन सरफेस होती है तो वो फिर खुद ब खुद जजेस लगा लेते हैं, क्योंकि वो इतना वाज़े तो पर नज़र आ रही होती है, कोई टाइपो हो गया, कोई गलती हो गई, कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो गई, कि जज खुद लगाते हैं जल्दी से। लेकिन जहाँ पे डिस्प्यूट हो और जज को लग रहा हो कि यार ये तो नए सिरे से बहस होगी इस पर, फिर वो उसमें इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाते, क्योंकि रिव्यू जो है वो एक किस्म का जजेस को भी मौका देती है अपनी गलती दुरुस्त करने का। ये सिर्फ फरीक के साथ ज़्यादती की बात नहीं है, जजेस का भी जो रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, वो भी एट स्टेक होती है अगर एरर फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ द जजमेंट नज़र भी आ रही हो और वो ठीक ना की जाए तो। अच्छा, बुशारत राय साहब, मोती भाई ने अदालती फैसलों पर अमल दरामद की बात की है, तो मंसूर अली शाह साहब का आज एक ऑर्डर आया है नेशनल बैंक वाले केस में, जिसका कल हमने जिक्र किया था। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई इदारे हों या अशखास हों, अदालती फ़ैसले पे अमल दरामद करना या पूरी हुकूमत हो, ये किसी का एहसान नहीं होता, ये उनकी आइनी जिम्मेदारी होती है। तो इस नोट को कैसे देखते हैं मखसूस नशिस्तों के केस के पेराई में, जब पब्लिकली ये कहा जा रहा है हुकूमत के लोगों की जानिब से कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा? ये जो मंसूर अली शाह साहब ने आज जो रिटन ऑर्डर दिया है, इसमें जो बात उन्होंने की, मतलब भाई ये आइन का आर्टिकल 190 की तरफ उनका इशारा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस पर वो जुडिशल साइड और एग्जीक्यूटिव साइड उसको उस फैसले को मानने के पाबंद है। उसी तरफ ये इशारा 189 की तरफ ये इशारा है उनका। और इस फैसले में उन्होंने एक और बात की और उसकी तरफ इंदिया भी दिया उन्होंने, तौहीन अदालत का। उन्होंने ये भी कहा कि ये तौहीन अदालत के बगैर अदालत का अख्तियार कुछ नहीं है। तौहीन अदालत की तरफ उन्होंने कहा कि जो फैसला नहीं मानता है, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत भी होती है, ये भी एक अदालत का अख्तियार है, उसके बगैर ये अदालत का कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ उसमें कि ये कोई उसकी जो फैसला ना माने या उनकी आइनी जिम्मेदारी उनकी बनती है, और फिर बरसूरत ये भी उन्होंने कहा कि ये बरसूरत फैसला को मानने के वो पाबंद हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मखसूस नशिस्तों का जो उन्होंने फैसला दिया, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये उन्होंने अजीब सी उलझन डाली हुई है हमारे पार्लियामेंट में। नून लीग और दीगर जमातें पार्लियामेंट के पीछे छुप कर उन्होंने एक वो एक्ट लाया, उसमें तरमीम का एक्ट लाया और वो लेकर आया जी कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो 2 रुकनी जजेस ने, दस्तखती जजेस हैं मती भाई उन्होंने जो इस्लामी नोट लिखा था, मैं उन्होंने कोई शायद एक उस पैराग्राफ में कोई नई चीज़ डाली थी, वही सबको लिख दिया। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, वही 2 रुकनी जो दस्तखती जजेस ने किया था, वही सारा कुछ उसमें लेकर डाल दिया था। और चीफ जस्टिस मंसूर शाह, उनके साथ जस्टिस तरमीमुल्लाह भी बैठे हुए थे, और ये कल भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया था, वो अपना फैसला मनवाएंगे। उन्होंने क्या ये वाज़ेह पैगाम दिया, 2 टोक पैगाम दिया। शहजाद मलिक साहब भी हैं, और फैसला मानना पड़ेगा जी उन्हें, ये नहीं कि नहीं मानना पड़ेगा। मेरे नज़दीक जब ये रिटर्न फैसला आएगा तो सर के बाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आएगा और कहेगा जी कि हजूर हम आपके जो है ना जो फैसला दिया है हम उस पर अमल करते हैं। अच्छा, सुहेल रशीद साहब की तरफ आते हैं। सुहेल साहब,
चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने भी आज कहा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मैनेजमेंट एक वजारत से दूसरी में दे के अदालती फैसले को नलीफाई करने की कोशिश की है, अंडू करने की कोशिश की कि ये संगीन तौहीन अदालत है। दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब ने कल ज़बानी का आज लिख के दिया कि अदालती फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा। दो चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं कि नंबर वन, और ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट से हुई है क्योंकि दो डिफरेंट बेंचेस से चीज़ हुई है। ये सारे वैसे एक ही बेंच का हिस्सा भी थे फुल कोर्ट में। नंबर वन के अदालती फैसले को नलीफाई नहीं किया जा सकता। नंबर टू ये कि जो अमल दरामद नहीं करेंगे तो संगीन नताइज होंगे। तो इस दोनों के जो एक जॉइंट चीज़ कह लें कि मुश्तरका एलामिया इसको कह लें सामने आया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुश्तरका एलामिया कितना मुश्तरका है, ये 1-2 दिन या जब ये केस दोबारा लगता है या बाकायदा गवर्नमेंट सामने आ जाती है और इलेक्शन कमीशन की वो इस फैसले को वायलेट कर ही रहे हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसके बाद जो एक तो पिटीशन आई हुई है PTI की, या तो वो टेकअप होती है, जब तक इधर टेकअप नहीं होती तो मूड नज़र एग्जैक्टली नहीं आएगा कि क्या ये मुश्तरका है, एक पेज पर हैं या नहीं, या चीफ जस्टिस साहब उस वक्त ये फरमा लेते हैं जी कि नहीं वो तो मामला और था वाइल्ड लाइफ वाला, ये मामला और है, इसमें तो अब पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली और पार्लियामेंट जो है ना वो बड़ी मोहतरम है हमारे लिए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ऑर्डर है ना, उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है, वो बहुत वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है, और उसमें उन्होंने जो पूरा एक मजमून बांधा है कि इम्प्लीमेंटेशन से मुतालिक, उन्होंने कहा जी ये आपकी स्वीट विल भी नहीं है, ये कर्टसी कॉल भी नहीं होती कि आपने बस कर्टसी में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप आईनी तौर पर पाबंद हैं। दूसरा, जो एक पूरी डिबेट बनाई गई थी लेजिस्लेशन से पहले कि इख्तियार की जंग है जी ये पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इख्तियार के ऊपर भी ना सही बांध के जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी इख्तियार तो इंसाफ देना सुप्रीम कोर्ट का है, आइन की तशरीह करना भी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, बिल्कुल ऐसा। और आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ये आइन के तहत पाबंद हैं आप उसके, और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो ये अवामी एतमाद जो है ना बाकी नहीं रहेगा इदारों पर, अदलिया पर बिलखसूस। और ये भी उन्होंने साथ वाज़े किया कि इनफरादी तौर पर कोई शख्स, इदारे, रियासत, ये सब पाबंद हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर हर सूरत अमल दरामद करना ही करना है। ये एक इंटरम सा ऑर्डर है जिसमें उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, और हाँ, आज के दिन इसको इस तरह से सामने आना, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। और गवर्नमेंट के लिए तो अगर आप अभी तक की बात करें तो आज के दिन दोनों ऑर्डर्स गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग हैं। जुम्मा बहुत भारी हो लेकिन गया। सोहेल साहब ये 2-3 दिन से हो रहा है। कल भी जो समाअत हुई थी उसमें भी इसी तरह के उनके रिमार्क्स आए थे, बल्कि जो अरशद शरीफ शहीद की जो वो अमेंडमेंट जजेस के अमेंडमेंट्स आए थे उसमें वो भी एक वाज़ह पैगाम था जी कि भाई मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह कह रहे थे हम भी तो है ना यार, हमें क्यों नहीं, वो हमारे जो हमने जो कहा वो क्यों नहीं आपने किया। वो चले उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन अभी जो ये असल जो पैगाम है आज का सुप्रीम कोर्ट से वो यही है जी कि हमारे फैसले को आपने इम्प्लीमेंट तो करना है। अब ये पैगाम गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट का सहारा लेकर इजलास बुलाकर वहाँ तकरीरें भी कर लेती है पार्लियामेंट के खिलाफ, आज भी मैंने सुना है कुछ हुई हैं, बिलावल साहब ने भी की हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो तो दरमियान में आ गया है। अब इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट कह रही है और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी कह रही है कि जनाब आपने हमारे साथ खड़ा होना है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहेगी कि जनाब आप हमें आगे दोबारा सिखा रहे हैं कि आपकी आनी तशरीह ठीक नहीं है और हमारी ठीक है, और हमारे फैसले को हम नहीं आप बेहतर समझें, कलाम हमारा है, तशरीह आपकी ठीक है, ये आप क्या बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़े फिक्स में चला गया है कि वो अब क्या करे, इधर जाए उधर जाए, एक तरफ महकदा एक तरफ उसका घर, तो वो मेरा ख्याल है मतलब आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब को उसका शेर सुना कर कहा जाए कि आप इसकी तशरीह करें, तो वो लोग मिर्ज़ा गालिब को कह रहे हैं भाई आप गलत कर रहे हैं, हम दुरुस्त कर रहे हैं जो तशरीह। बस वही बात है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब भी तो अपने पे कायम रहे ना। मिर्ज़ा गालिब अगर कोई पेटी एक देख के क्रेड या कोई हम देख के जो कहते थे बहुत हूँ और बहुत से हूँ, और वो कहें नहीं नहीं आप वाली तशरीह ठीक है, मैं ही कह रहा था, लेकिन इधर मिर्ज़ा गालिब पे कोई और गालिब आया हुआ है। मिर्ज़ा गालिब कहते थे कि मैं तो एक वजीफा खौर किस्म का हूँ, वो खुद मानते थे। चलें जी, वो गालिब साहब तो वजीफा खौर थे। वसीम मलिक साहब, आपको क्या लगता है, ची करें या पी करें, अदालती फैसले पे अमल करना पड़ेगा या बस चल जाएगा काम? बने है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, मगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। आबरू क्या है। अच्छा, मेरा ना इस हवाले से कोई लंबा चौड़ा मौक़िफ़ नहीं है। देखिए, मेरा एक ही मानना है, कोई भी जज है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ अरसे बाद चीफ जस्टिस बनना है, किसी जज के पास ना तो कोई फोर्स है, ना ही वो उसके पास बंदूक है कि वो उसके बलबूते पर अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाएगा। एक मॉरल अथॉरिटी है एक जज की,
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अब फैसला दे दिया और उस फैसले में फिर उस बेंच में मुस्तकबिल के 3 से 4 चीफ जस्टिस साहिबान भी हैं, तो इनमें से कोई ऐसा जज जो है वो ये नहीं चाहेगा कि जब वो चीफ जस्टिस बन रहा हो तो उसके क्रेडिट पर एक ऐसा फैसला हो जो उसने माजी में दे रखा हो और उस पर अमल दरामद ना हो। 2032 तक लीड करेंगे इस अगर जस्टिस याही अफरीदी को निकाल दिया जाए तो जस्टिस जो शाहिद वहीद साहब हैं आयशा मलिक के बाद उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है, तो ये उनके फ़ैसले हैं। तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि इस फ़ैसले पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। और जो आज का जहाँ तक जजमेंट है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक अहम तरीन बात लिखी है वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के हतमी तर्जुमान के तौर पर काम करती है, और जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो आप अदालती फ्रेमवर्क को बराह रास्त चैलेंज कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जैसे बोलते हैं ना कि वो हल्की आँच पर अभी वो देगची की तैयारी थी और उन्होंने एक हांडी जो वो पका रहे हैं जिस पे वो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला लिखने जा रहे हैं, तो जिस तरह वो इन फ़ैसलों में अभी सिर्फ बड़ी खूबसूरती से एक पैगाम दे रहे हैं, तो जब तफसीली फ़ैसला जारी होगा तो उसमें जिस तरह अहम तरीन बातें होंगी, क्योंकि अब तक चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, 3 अगस्त को 2 जजेज़ ने इख्तलाफी नोट लिख मारा 29 सफ़ात का, और इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फ़ाइल किया, या हम रोज़ बैठ के तबसरे कर रहे हैं। ये ज़्यादातर मफरूज़ों पर ही हैं या वो जो शार्ट जजमेंट है उसको लेकर ही है मद्देनज़र रख के। तो आप ही की ख़बर थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो तफसीली फ़ैसला लिख रहे हैं उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं, और यही इंडिकेशन हमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुख्तसर फ़ैसला था उसका जो पैराग्राफ नंबर 10 था उसके जो आगाज़ में एक लीगल टर्म थी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस के नाम से, तो उसका भी गालबन कानूनी इस्लाह में मतलब यही बनता है कि जो फ़ैसले की एसेंस है वो तो वही रहेगी, मगर उसमें किसी स्टेज पर कुछ तब्दीलियाँ अगर करनी पड़ी तो वो की जा सकती है। तो वो इशारा उसी तरफ था। तो अब हमें एट द एंड ऑफ द डे डिटेल जजमेंट का इंतजार करना है। बत्ती भाई से एक सवाल कर मतलब डिफरेंट होता है। म्यूटेटस म्यूटेंडाई होता है कि ये जिस तरीके से कौमी असम्बली के लिए ये अप्लाई करेगा फैसला उसी तरीके से सूबाई असम्बली में भी होगा, और उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा मती भाई मेरा सवाल ले लें आप। सवाल मेरा ये है कि 13 जनवरी को जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, अब ये तफसीली फैसला आता है, रिटेड ऑर्डर आता है, तो इसमें अगर 4 या 5 जजेस ऐसा वो 13 जनवरी के फैसले पर उसको इख्तलाफी नोट अजाफी नोट लिखते हैं या हिट करते हैं कोई, तो फिर उस फैसले की क्या वैल्यू क्या रह जाती है? फिर देखिए उसके ऊपर कमेंट्स जो ऑब्जर्वेशन देंगे उनकी अहमियत ऑब्जर्वेशन के तौर पे तो ज़रूर होगी, लेकिन एक फाइंडिंग के तौर पे नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि 13 जनवरी का जो फ़ैसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिव्यू के अंदर ही तब्दील हो सकता है या बरकरार रखा जा सकता है, और वो भी दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद। तो इस केस में मखसूस नशस्तों वाले केस में 13 जनवरी के फ़ैसले के ऊपर इतनी डिटेल से बहस नहीं हुई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते क्या हैं, क्या ये ज़रूरी होते हैं, नहीं होते, इनकी अगर निशान ले लिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है। ये बहस रिव्यू में हो सकती है, लेकिन क्योंकि इधर 13 जनवरी वाले फ़रीक भी उस तरीके से नहीं हैं जिस तरीके से 13 जनवरी वाले में फ़रीक थे, तो इसलिए मेरे ख्याल में ऑब्जर्वेशंस की अहमियत बहुत होगी। एक मॉरल ज़रूर इसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है अगर उसमें ये ऑब्जर्वेशन 4-5 जजेस दे देते हैं कि 13 जनवरी का जो फ़ैसला था उसका डिसीजन गो के रिव्यू में होना है, मगर वही फील कि उस गलत फ़ैसले की वजह से या उस फ़ैसले की वजह से ये मुल्क में ये आइनी बहरान पैदा हुआ और सियासी बहरान पैदा हुआ, अगर ये ऑब्जर्वेशन भी आ जाती हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत एम्बेरसमेंट होगी उन 3 जजों के लिए, और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस के लिए, कि वो 13 जनवरी का उन्होंने फ़ैसला दिया। लेकिन दूसरी जो बात अभी आप कर रहे थे वसीम साहब के, ये जो कोई नई चीज़ें भी आ सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि 12 जुलाई को जो मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया गया है, 12 जुलाई के तारीख़ के बाद जितने भी वाक़यात हुए उनका ज़िक्र आप तफसीली फ़ैसले में नहीं कर सकते। ये तो एथिकली भी गलत है और लीगली और टेक्निकली भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह आपने फ़ैसला सुना दिया तो वो आपने ख़ास वजूहात की बिना पे सुनाया, और वो वजूहात आपको 12 जुलाई के पहले की वजूहात हो सकती हैं, बाद की नहीं हो सकती हैं। मतलब फ़ैसले के बाद की वजूहात, बात का जिक्र किए बगैर ऑब्जर्वेशन ऐसी दी जा कुछ मिसाल के तौर पे वो ये ज़रूर कह सकते हैं हाइंडसाइट का फ़ायदा उठा के कि ये जो भी फ़ैसला आएगा मखसूस नशस्तों का, ये आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह करते हुए आएगा, और उसमें वो ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्शन एक्ट जो है इसमें ताल्लुक़ ही नहीं है इसका कोई, असल चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर उन्होंने ये लिख दिया तो फिर पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है वो गैर मौसर हो जाएगी।
वो तरमीम जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला पार्लियामेंट के उस कानून को भी गैर मौसर कर सकता है। अगर वो सिंपल ये लिख दें कि इलेक्शन एक्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, असल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला है, आर्टिकल 17 का मामला है, तंजीम साजी के हक़ का मामला है, राइट टू एसोसिएशन का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, आइन की शिकों का मामला है, 51 का मामला है, तो फिर उसके अंदर हो सकता है। लेकिन 12 जुलाई के बाद के वाक़यात का जिक्र मैं नहीं समझता करना चाहिए। कुछ जजेस में ये टेंडेंसी है और माजी में कुछ ने किया भी है, मगर वो बहुत गलत है, क्योंकि आपने जो बात भी जिक्र करनी है अपने फ़ैसले में, उस बात के हवाले से तमाम फ़िक़ीन के राय होना ज़रूरी है रिकॉर्ड के ऊपर। तो अगर आपने उस राय के आने से पहले फैसला महफूज कर लिया। एक मिनट 51 और 106 वाला जो आपने फरमाया ना, ये आज का जो एक नेशनल बैंक वाले केस का ऑर्डर आया है उसमें हिंट उसी तरफ जा रहा है। इख्तियार की बात हो रही है ना, तो इख्तियार के जवाब उन्होंने कहा जी कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने ये बात की। और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट जब करती है तो बुनियादी इंसानी हकूक से अगर वो मुतसादम होता है तो फिर तो वो ठहर तो नहीं सकता ना। ये मामला तो उसी तरफ है ना, 1.5 या 2 करोड़ लोगों ने अगर एक जमात को वोट दिए हैं तो बुनियादी इंसानी हकूक की बात है ना, तो फिर ये किस तरह ठहर सकता है फिर। मतलब भाई एक आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं। थोड़ा आपके हवाले से आपके बारे में कहा जाता है, तस्वुर ये है, हम भी लोग ये समझते थे, देखते थे, और किसी हद तक की बात दुरुस्त भी थी कि आप चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के करीब तरीन में से या फेवरेट्स में से शुमार होते थे। और लेकिन अब आप बैड बॉय या कह लें कि बुरे तालिबान में आपका शुमार होना शुरू हो गया। वो नहीं समझते, तो जो उनको अच्छा समझते थे वो आपको आजकल अच्छा नहीं समझते। तो ये क्या चक्कर है? आपने जो उनको अब भी अच्छा समझते हैं अच्छा, वो आपको अच्छा नहीं समझते। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं जी कि किसी ने मतलब मतीउल्लाह जान का पता काट दिया है, कोई कहते हैं जी को करीब नहीं आने दे रहे हैं, अब आने दिया जा रहा है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत अहम जो टॉप लीडर्स उनकी थे उन है वो बंदा मिला मुझे, काफ़ी देर गपशप हुई, तो उसने मुझे कहा यार कि मतीउल्लाह जब हम हुकूमत में थे तो मतीउल्लाह जान साहब का जो उस दिन स्टांस था आज भी वही है उनका, और हम समझते थे कि यार ये मती हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन अब हमें समझ आई है कि नहीं, मती उस वक्त भी दुरुस्त था और आज भी दुरुस्त है। बड़ी मेहरबानी से। अच्छा, मैं एक बात जरूर कहूँगा, पंजाबी में कहते ना कदे गल साढ़े ते आ गई तो सुलह करना। नहीं, अच्छा, वैसे ये आपका मती भाई इस पे तो जवाब दे दें कि ये आपने काजी साहब से दूरी क्यों इख्तियार की, या वजह क्या हुई है? आप उनके खिलाफ क्यों हो गए? पहले इतने हामी थे आप। ना तो मैं किसी जज साहब से दूर हूँ, ना मैं कभी उनके नज़दीक रहा हूँ। दूरी तब महसूस होती है जब आप नज़दीक रहे हो किसी से, और खिलाफ आप तब होते हैं जब आप किसी की हमायत करते रहे हो पहले। या उनके नाकिद क्यों? मैं पहले भी अपनी सहाफ़त ही कर रहा था और मुझे पता है कि किसी से कितने फ़ासले पे रहना होता है, और मुझे खुशी है कि मैं इतने फ़ासले पे ज़रूर रहा हूँ कि ना तो नज़दीक जाने पे किसी को अफसोस होगा, ना दूर जाने पे होना चाहिए। नहीं तो आप अब उनके नाकिद क्यों हो गए? पहले तो आप नहीं, नाकिद मैं किसी का नाकिद नहीं हूँ, मैं तो फैसलों पे तनकीद करते हैं ना। फैसलों पे तनकीद की बात है ना। पहले नहीं करते थे, नहीं, पहले भी करते रहे। वो जब सड़कों पे लोगों से शनाख्ती कार्ड मांगते थे आपको पता है, उस वक्त भी हम तनकीद करते थे। या किसी वो न्याजुल्लाह न्याजी साहब के साथ जो बड़ी सख्ती की उन्होंने कोर्ट रूम में, उस वक्त भी हमने न्याजुल्लाह न्याजी साहब का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी इनका टेम्परामेंट ठीक नहीं है। तो पहले भी, और फिर वो जिस तरीके से सुओ मोटो लेके जड़ावाला में जाके फिल्में बनाते रहे, वीडियो फिल्में, उस पर भी हमने अपना एक राय दी। वो देखिए, और दूसरा वो मेरी राय है ना, वो मेरी राय है, ओपिनियन है, तो मैं कंसिस्टेंटली एक चीज़ पे बड़ा क्लियर रहा हूँ। तो जहाँ तक कि ये अभी ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म की बात है, मुझे हमें जब ये बतौर सहाफ़ी, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। जो कोर्ट रिपोर्टर जब ये देखते हैं कि एक सियासी जमात के इंतखाबी निशान जो है जिस तरीके से उससे लिया गया है और पूरे मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो फिर मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं ये कहूँ कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है। गो के कानून में जो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि आइन में क्या लिखा है, और आइन में लिखा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप इलेक्शन का सिंबल अगर लेना भी था पीटीआई से तो साल पहले ले लेते। आपने उन्हें टाइम दिया, एक्सटेंशन दी जानबूझ के, और फिर जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उसके मैं और आप भी गवाह हैं, जिस तरीके से पीटीआई के लोगों के साथ जो कार्रवाइयाँ डाली गई। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कोई कोर्ट रिपोर्टर जो है वो कैसे ये कह सकता है कि मैं पहले सपोर्ट करता था अब ख़िलाफ़ हो गया हूँ। हमने तो जो चीज़ नज़र आ रही है हमने वो बात कहनी है। तो मतलब अब 13 जनवरी वाला फ़ैसला जो है आप देखेंगे कि तारीख़ में भी उसको एक ब्लैक स्पॉट के तौर पे, अदलिया के चेहरे पे एक स्याह धब्बे के तौर पे याद रखा जाएगा। तमीरुद्दीन केस के लोग और मेरे ख्याल में अभी नज़रसानी केस के अंदर
इलेक्शन से पहले ही अगर सुओ मोटो भी नज़रसानी होती है, आपको पता है? हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी नज़रसानी करता है। नहीं वैसे 13 जनवरी का फैसला आया, मंसूर अली 8 शाह साहब ने फरवरी इस को पे एक इलेक्शन जुडिशियल थे। नोट दिया हुआ है। जी जी, 13 जनवरी का फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन थे। 13 जनवरी और 8 फरवरी के बीच में इतना बड़ा वक्त था कि जब काजी फायीसा ये कह सकते थे, वजाहत दे सकते थे अपने फैसले की, जैसा मुबारक सानी केस में प्रेस रिलीज़ों में वजाहत दे रहे हैं, वो या तो प्रेस रिलीज़ करते या सुओ मोटो रिव्यू कर लेते कि भाई ये मैं क्लियर कर दूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये सियासी जमात का शनाख्त ख़त्म हो गई है, वो ये कह सकते थे और वो प्रेस रिलीज़ जारी कर सकते थे। वो तमाशा देखते रहे, खामोश रहे और इन्होंने एक कानून को इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जैसे कोई किसी थाने का SHO या ASI FIR में दफात शामिल करता है। तो आइन के हुकूक को भूल गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के आइनी तकाज़े को भूल गए, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जो आइनी तकाज़ा है और इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उसको वो भूल गए। इसके ऊपर सवाल पैदा होते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के बीच में ऐसा क्या था कि बाद में एक पिंडी के कमिश्नर को ये एक इल्ज़ाम लगाना पड़ा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, और फिर उसके ऊपर तौहीन अदालत भी नहीं की गई। क्यों खामोशी अपनाई गई और कहाँ है वो पिंडी के कमिश्नर? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट रिपोर्टर जो है वो तो इनके ऊपर अपनी राय दे सकता है, खबर दे सकता है ना तो मैं पहले किसी के हक़ में था, ना मैं अब किसी के ख़िलाफ़ हूँ। चलें जनाब, जो प्रोपेगेंडा मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से होता था वो आज उनसे उनकी ज़बानी आपने खुद भी उनका मौक़िफ़ सुन लिया। तो लार्जर बेंच को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। और जो आज हमने वो बुनियादी हकूक़ के मकबरे के ऊपर प्रोग्राम करना था वो आज डेवलपमेंट्स की वजह से नहीं हो सका। कल इंशाल्लाह वो वसीम मलिक साहब उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।